रवाई महोत्सव की आयोजन समिति मेरे छोटे भाई शशि मोहन जी, प्रेम पंचोली जी, दिनेश रावत जी, सभी उनके सहयोगी और मेरे जिन्हें मैं कहूंगा फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड आदरणीय विजेंद्र रावत जी, मेरे छोटे भाई, सहयोगी, साथी, विधायक आदरणीय दुर्गेश्वर लाल जी, मेरे साथी, परम मित्र, पूर्व विधायक आदरणीय केदार सिंह जी, हमारी सभी मातृशक्ति, सभी हमारे सांस्कृतिक कलाकार भाई बहन और सम्मानित क्षेत्र की जनमानस, आज अवसर अलग तरीके का है। तो रावत जी ने जैसा कहा, वो रन ऑफ द मील धुआंधार भाषण का अवसर नहीं है। जसोदा जी हैं हमारी इस नगरपालिका की अध्यक्षा भी रही और चेयरमैन जिला पंचायत रही। मैं तो दो चार बहुत गंभीर बातें मुझे आपसे करनी है जब यहां आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पहले तो मैं आयोजन समिति का आभारी हूं कि इस बहुत सुंदर, बहुत आत्मीय, बहुत मौलिक और बहुत विचारोन्मुख, थॉट प्रोवोकिंग कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने के लिए आपने अवसर प्रदान किया। और भारत सरकार के सूचना संचार विभाग का भी आभारी हूं कि उन्होंने भी तमाम सारी एक विकास की एक प्रदर्शनी भारत सरकार के कार्यक्रमों के बारे में यहां पे लगाई। उनके रवाई महोत्सव, वैसे तो हम देसी तीज त्योहारों का है, महोत्सवों का त्योहार है, लेकिन आज प्रासंगिक है कि इन आयोजनों की महत्ता क्यों बढ़ गई। जो बातें मैं कहने जा रहा हूं उसका ये कदाचित मतलब नहीं है कि हमें आधुनिक शिक्षा नहीं ग्रहण करनी है, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की काबिलियत नहीं हासिल करनी है, हमें कहीं दुनिया में घूमना फिरना नहीं है, या हमें नौकरी पेशा नहीं करना है, या जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हमें अपने हुनर को नहीं आजमाना है। लेकिन एक बात के बारे में मेरा विचार दृढ़ है कि जो समाज, जो सभ्यताएं अपने गौरवशाली अतीत को भूल जाता है, उनको दुनिया भूल जाती है। तो ये आपके हाथ में है कि दुनिया आपको याद करे या भूल जाए। एक बात, आज दुनिया के अंदर लोग तो कहते हैं, ये हम गलतफहमी पाल लेते हैं कई बार कि लोग शायद मुझे इसलिए याद रखेंगे कि मेरा घर कितना बड़ा है। हम गलतफहमी पाल लेते हैं कि लोग शायद हमें इसलिए याद करेंगे कि हमने पैसा कितना कमाया। आज दुनिया के अंदर 2, 4, 10, 20 लाख नहीं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिस बात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि वो कौन है, उनकी पहचान क्या है। इसलिए हम जो वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए अपना जो हेरिटेज है,
जो हमारी समृद्धशाली संस्कृति है, जो हमारा गौरवशाली अतीत है, जो यमुना घाटी का एक शानदार दैवी संस्कृति है, उसको हम किस प्रकार के संरक्षित और सुरक्षित रख करके अपने आने वाले पीढ़ियों को पास ऑन करते हैं। एक कहावत है, दुनिया में हर दूसरी चीज बच्चे बड़ों से उधार लेते हैं या बड़े उनको देते हैं। एक चीज कहा गया है, चिंतनशील लोगों ने कहा कि प्रकृति, ये पर्यावरण, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे, ये जलधाराएं, ये हरियाली, ये पर्यावरण, ये हिमालय, ये पर्वत, ये हमने अपने बच्चों से उधार ले रखे, बच्चों से उधार ले रखे। ऐसा इसलिए कहा गया कि उधार ली हुई चीज ब्याज सूद सहित लौटानी पड़ती है। और हम ये मानते हैं कि जैसा प्रकृति, जैसा क्षेत्र हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया, उससे ब्याज सूद सहित उससे अच्छा बना करके हमने अपने बच्चों को देना है। यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे बिला एक कहावत बोलो, बोली बात हमारी मिलती जुलती से नहीं हो कि दारों का में दार के ही द्वेरो, दिल्ली तुणिए रो। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बेशक उनकी शिक्षा दीक्षा फॉर्मल स्कूल ना गए हो या उन्होंने डिग्री ना हासिल की हो, लेकिन उनके परंपरागत ज्ञान का भी कोई मूल्य है। और विजेंद्र जी, मैं यहां पर खड़े होकर के कह रहा हूं, ये जो मुराड़ी का भवन आपके हमारे पीछे आन बान और शान से खड़ा है, मैं इससे बनाल, कोटी और मुराड़ी के इस भवन का वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में एक 6th WCDM हुआ, 6th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। उन्होंने इत्फाकन मुझे उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे बुला लिया। तो रिबन रूबन काटा, प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे आईसी मोड के डायरेक्टर काठमांडू। उन्होंने कहा साहब जैसा होता है रिवाज, मेरे को एक शॉल दी, एक मिमेंटो दिया। कहने लगे सर हाउ मच टाइम डू यू हैव। उन्होंने कहा नेता आदमी रिबन काटेगा, जाएगा अपने घर को। तो मैंने उनसे कहा आई हैव नॉट कम हियर टू कट द रिबन एंड गो होम, आई हैव कम हियर टू इंटरेक्ट विद दिस कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एनवायरमेंटलिस्ट। तो जब चर्चा हुई तो मैंने उनसे एक बात कहा, विजेंद्र जी डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर थे, आपदा प्रबंधन के ऊपर था। प्रासंगिक इसलिए हो जाता है कि धराली हम देख चुके हैं रिसेंटली। मैंने उनसे कहा दुनिया की कोई भी साइंस टेक्नोलॉजी, दुनिया का कोई इंजीनियरिंग, कोई विज्ञान, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट तब तक सफल नहीं हो सकता, उसमें वो रेजिलियंस नहीं आ सकता जब तक हिमालय के वासिंदियों का जो ट्रेडिशनल ज्ञान और विज्ञान है उसको हम आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के साथ मिला करके नहीं चलेंगे। और मैंने उनसे कहा उत्तर प्रदेश का जमाना था, मैं उत्तर प्रदेश में विधायक था तब भी, 91 के करीब, 91-92 में ही था शायद। उत्तरकाशी का भूकंप आया, अगोड़ी गांव में उसका एपिसेंटर था। मैं अगोड़ा गांव में गया और पूरे उत्तरकाशी जिले में जैसे तैसे घूमता फिरता रहा। कुछ वर्ल्ड बैंक के लोग भी आए। जो मैं बात बोल रहा हूं उसको जरा गौर से सुनिएगा। वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट भी थे, आईआईटी, इंजीनियरिंग, सीबीआरआई रुड़की वगैरह वगैरह के सब जगह के साहब एक्सपर्ट घूम करके बोलते हैं
कि डिजास्टर प्रोन एरियाज के लिए जो आर्किटेक्चर ये रवाई, जौनपुर, जौनसार का है, यही आदर्श है, यही आदर्श है। आधुनिक भवन ध्वस्त हो गए, लेकिन मुराड़ी के इस भवन को कुछ नहीं हुआ। कोटी बनाल के इस भवन को कुछ नहीं हुआ। यहां पे कोटी कनासर एक चक्राता में वो भी वो झुका हुआ रहता है, वो 300 साल से वैसा ही खड़ा है, उसको कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ केदार सिंह जी भाई साहब कि हमारे पूर्वज कोई मूर्ख नहीं थे। ठीक है, वो अंग्रेजी नहीं बोलते होंगे, वो हिंदी भी नहीं बोलते होंगे, वो बंगाड़ी बोलते होंगे, जौनसारी बोलते होंगे, जौनपुरी बोलते होंगे, रवाल्टा बोलते होंगे, रवाई बोलते होंगे, रवाल्टी बोलते होंगे, लेकिन मूर्ख नहीं थे। उनको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की इतनी बढ़िया जानकारी थी, उन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चरल, इस तरीके की वास्तु कला का प्रदर्शन किया कि सैकड़ों सैकड़ों वर्षों के तमाम सारी चीजों के, तमाम सारे अर्थक्वेक, तमाम सारे आपदाओं के बावजूद भी उन भवनों को कभी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास भी दुनिया को देने के और बेचने के लिए बहुत कुछ है। अभी हम यहां पर बैठ करके अभी आदरणीय केदार सिंह जी एक बात बता रहे थे। हम सब जगह जाते हैं, हम सब जगह कहते हैं भाई इडली खाएंगे, डोसा खाएंगे, फलाना खाएंगे, दही बड़ा खाएंगे, ढिमकाना खाएंगे, वो खाएंगे। अभी यहां बैठे बैठे हमारी वो बहन ने, जो हमारे स्थानीय व्यंजन है, सिडको से लेकर के, उससे लेकर के स्थानीय व्यंजन है, कमी साई थोड़ा सा यह है कि हम मार्केटिंग नहीं कर पाए उस तरीके से। क्यों बिजन जी? नहीं तो मेरे ख्याल से जो यहाँ के व्यंजन है पर नौजवानों पे, हमने अपनी युवा पीढ़ी पे बड़ा भरोसा, बड़ा गर्व है। अभी रावत जी देहरादून में, अभी मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं हुआ, रेंजर्स ग्राउंड में एक प्रदर्शनी लगी थी जनजातियों की, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं। तो उसके अंदर एक मंडवा किंग करके एक स्टॉल था, वो उनका बाकायदा ट्रेडमार्क है, मंडवा किंग। अरे साहब, उस मंडवा किंग के स्टॉल पर उस पे जगह खड़ी होने को जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था पूरा रेंजर्स ग्राउंड उसी पे टूट पड़ा हुआ, और कोई डिश नहीं थी जो मंडवे से नहीं बनाई गई थी। पेय से लेकर के, सूप से लेकर के, आइसक्रीम से लेकर के, क्या क्या नहीं, कौन कौन सी कोई चीज ऐसी नहीं थी जो उससे नहीं बनी। तो कुल मिलाकर के सब, लेकिन आधुनिक ज्ञान से लैस होकर के वो नौजवान पूरे दुनिया में उस ब्रांड की मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है भाई, लिमिटेड सरकारी नौकरियां निकलेगी, जरूर हम करें, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, ईमानदारी से मिलनी चाहिए, घपले घोटाले नहीं होने चाहिए, लेकिन उतने मात्र से हमारे युवा पीढ़ी की जरूरतें पूरी नहीं होती। हमें इस उत्तराखंड को, हमें उत्तराखंड की इसी धरती को, कौन कहता है साहब ये गलत बात है? लोग गलत कहते हैं कि पहाड़ों पे कुछ पैदा नहीं होता है। मैं तो मैदान की कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी देखता हूं। मैं कह रहा हूं इस बात को कि जितना गन्ना 10 बीघा मैदान के खेतों में पैदा नहीं होता, जितने पैसे का, उस 10 बीघे के बराबर 2 खेतों का अदरक पहाड़ों पे पैदा हो जाता है। लेकिन करना तो पड़ेगा। अभी रावत जी बता रहे थे कि बागवानी के क्षेत्र में कुछ नौजवानों ने जबरदस्त हुनर दिखाया, लेकिन हम सोचेंगे भैया खुद करेंगे नहीं, बस केवल जमीनें दूसरे को लीज पे दे देंगे तो लीज पे ही रह जाएंगे, फिर जमीन किराए पे चली जाएगी तो हम भी किराएदारी हो जाएंगे। तो ये हमें तय करना है कि हमें इस जमीन का मालिक बना रहना है कि किराएदार बनना है।
बताओ क्या बनना चाहते हो, मालिक के किराएदार? किराएदार बनोगे तो केवल गेट पे चौकीदार बनोगे, और मालिक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से इस धरती में बड़ा ताकत है। जहां तक मेरी नजर जा रही, यहां पे बैठा हुआ कोई भी भाई बहन ऐसा कोई नहीं है जिसका सपोर्ट बेस ये उत्तराखंड का पहाड़ी, यहां की जमीन, यहां के खेत ना रहे हों। जहां तक मेरी नजर पड़ रही, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका सपोर्ट बेस विदेश में रहा हो, या जिसका बड़ा कोई, जिसे कहना चाहिए कोई रॉयल बैकग्राउंड हो। तो हम ये कह रहे हैं, आखिर ताकत तो है ना इस जमीन में। हां, ये जरूर है कि आधुनिक चीजों के मुताबिक हमें उसको ट्रांसलेट करना है, हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ये नौजवानों के ऊपर भी इस बात की जिम्मेदारी है। हम हल्की बातों में बिल्कुल न जाएं। कोई आया, एक भाषण दिया, हमने उल्टी सीधी बात अधकचरी कोई सुनी, बस उसमें हो गए, और उसके बाद ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हमें आज भी फोकस्ड होकर के जितनी हमारी आबादी है ना, उसके मुताबिक हमारी ये जमीन जायदाद बहुत कुछ है। जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से हमारी तकदीर को और तस्वीर को बदलने के लिए हमारी ये काफी है। रहा महोत्सव का सवाल, संस्कृति का सवाल, देखिए संस्कृति एक बहुत पवित्र चीज है। मैं इस बात को गलत मतलब मत लगाइएगा। नाचना गाना भी संस्कृति है, लेकिन संस्कृति केवल इतना ही नहीं है। संस्कृति इज अ वे ऑफ लाइफ, ये संपूर्ण जीवन शैली है। संस्कृति का पूरा इकोसिस्टम है, संस्कृति विज्ञान भी है, और संस्कृति साहब अर्थशास्त्र भी है। जिस प्रकार के इकोनॉमिक मॉडल को हमारे पूर्वज फॉलो करते आए, यदि उसका आप अध्ययन करेंगे तो वो अपने आप में अर्थशास्त्र भी है। इसलिए मेरा एक आग्रह रहेगा इस पवित्र मंच से, और हमारे ये कलाकार साथी हैं जो हमारे संस्कृति के संवाहक हैं, कि हम अपने संस्कृति को प्रदूषित नहीं होने देंगे, कम व्हाट में। संस्कृति हमारी मां है, मातृभूमि जैसे है। मातृभूमि की मां की पवित्रता जैसे हमारे लिए महत्व रखती है, संस्कृति की पवित्रता हमारे लिए उतनी महत्व है। संस्कृति को पवित्र करके हमें कोई कमाई नहीं चाहिए। हमें उतनी ही कमाई वफा देगी जब तक हमारी संस्कृति उसको करने में सम्मानित महसूस करेगी। डोंट डू एनीथिंग that degenerate your culture. Don't do anything that defame your culture. Don't do anything that pollute your culture. ऐसा कुछ नहीं करना है जो हमारी इस पवित्र संस्कृति को प्रदूषित करती हो, डिफेम करती हो, इसको कलंकित करती हो। ऐसा कोई काम हमें नहीं करना। मैं मां गंगा मैया से, मां यमुना मैया से, भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से, मासू महाराज से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस धरती की पवित्रता को हमेशा बनाए रखें, और हमें इतनी शक्ति दें कि हम अपनी इस संस्कृति की पवित्रता को बना करके रख करके, और यहाँ के पर्यावरण, यहाँ के गार्ड गदेरा और यहाँ का जो हमारा एक मौलिक है, उस पर आधारित होकर के हम तरक्की के रास्ते पर आगे चलेंगे। इस दिशा में चलने के लिए, और ऐसा नहीं हमारे नौजवानों में बहुत क्षमताएं, और ऐसा भी नहीं कि नहीं कर रहे नौजवान। बिजन जी अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक नेचर गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे बुलाया। मुझे हैरानी हुई ये बात देख करके, जैसे दिनेश जी बात कर रहे हैं
आप तमाम लोग बात कर रहे हैं। अभी वो एक शायद बिस था वो लड़का, नौजवान 20-25 साल का, जिन्होंने यहां कुछ अपना काम शुरू किया है। नेचर गाइड के प्रोग्राम में पता करते करते जो लड़का मेन एक्टिविस्ट था जिसने मुझे बुलवाया वगैरह, वहां वो रुद्रप्रयाग जिले का कॉर्पोरेट जॉब छोड़ करके, आईटी प्रोफेशनल था, आईटी की जॉब छोड़ करके और अब स्थानीय पर्यावरण के ऊपर, गार्ड गदेरों के ऊपर, जल संरक्षण के ऊपर, मृदा संरक्षण के ऊपर, उसके ऊपर काम कर रहा है। तो मेरा कहने का यह है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें भाषा का संरक्षण भी करना है, भाषा का संरक्षण भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दुनिया में प्रतिदिन के हिसाब से बोलियां खत्म हो रही, प्रतिदिन के हिसाब से, और प्रतिवर्ष के हिसाब से भाषाएं खत्म हो रही है। हम सौभाग्यशाली है कि उस देश में रहते हैं जहां आज भी 700 भाषाएं हैं। इसलिए हमने भाषा को भी जिंदा रखना है। देखो अभी आपने ध्यान दिया होगा कितनी ताकत है भाषा में। मेरा बोलने का लहजा अलग है। अभी गीताराम गौड़ बैठे हुए थे, उनके जौनसार में ये लाखा मंडल की तरफ बोलने का लहजा अलग हो जाता है। ट्यूनी की तरफ जाते हैं, बंगाण की तरफ जाते हैं, अलग है। जौनपुर की तरफ थोड़ा नीचे, गोडर की तरफ थोड़ा सा ऊपर, यहां ऊपर आकर के थोड़ा लहजा अलग होता है ऊपर। लेकिन जब हारून लगाते हैं, जब जोंगू लगाते हैं, तो 100% एक जैसा है, एक जैसा। रावत जी, ये दिस इज ए सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च कि जो फोकलोर है, जो गीत संगीत है, उसको देखिए आप, उसका विज्ञान पढ़िए, उसमें एक शब्द का भी अंतर नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भाषा एक है, लहजे में अंतर है। तो ये लिंग्विस्टिक का भी एक बड़ा अपने आप में एक अनमोल उदाहरण है। ये भाषा विज्ञान का भी एक अनोखा उदाहरण है। तो इसलिए इन तमाम सारे चीजों में हमें काम करने की जरूरत है। और हम वैसे भी दुनिया के आकर्षण का केंद्र हम हैं, लेकिन हम दुनिया के संवर्धन का भी केंद्र हैं। ये भी ध्यान रखिए, हम पूरे दुनिया को रास्ता दिखाने वाले लोगों में से हैं। हम उस धरती के लोग हैं। हीन भावना कभी मत पालिए। मुझे उन लोगों से बहुत नाराजगी होती है जो जाते ही कहते हैं, अरे साहब हम तो पिछड़े हुए। मैं सबसे कहता हूं, हम नहीं है पिछड़े हुए, हम तो बहुत उन्नत संस्कृति है। हमें अभाव हो सकता है संसाधनों का, हमें अभाव हो सकता है विकास के चीजों का, हमें अभाव हो सकता है रोजगार का, लेकिन हम हैं बहुत उन्नत संस्कृति, हम पिछड़े नहीं हैं। ये एससी, एसटी, ओबीसी होना एक अलग विषय है, एक ये सोशियो पॉलिटिकल इशू है, लेकिन जिस पे मैं बात कर रहा हूं वो अलग विषय है। हम एक बहुत समृद्धशाली संस्कृति है। तो इसलिए इस गर्व की अनुभूति हमारे बच्चों में भी हमेशा होनी चाहिए। और कोई नहीं कहता साहब, आज दुनिया में आपके पास यदि आपके पास ज्ञान है, आपके पास यदि तर्क शक्ति है, तो सबके लिए आप ग्राह्य होते हैं। मैं तो विधानसभा में खड़े होकर कहता हूं, विजेंद्र जी, हमारे यहां कई बार मैदान पहाड़ का झमेला लोग शुरू कर देते फटाफट राजनीतिक स्वार्थों के चक्कर। मैं वहां कहता हूं, भाई मैंने इस बार भी कहा कि भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो मैदान की है, लेकिन क्या पहाड़ों की पैरवी करना कोई मैदान का विरोध है? नहीं, पहाड़ की विशिष्टताएं हैं, उन विशिष्टताओं की पैरवी करना हमारा कर्तव्य है। और ध्यान रहे, हम सादे कपड़े में सैनिक है। बॉर्डर स्टेट है, फ्रंटलाइन स्टेट, हम सादे कपड़ों में सैनिक है। हमारे ऊपर इन बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने का, और जिस तरीके की आज के तारीख में चुनौतियां हैं, आप समझ रहे हैं, मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात यहां नहीं कह सकता। जिस तरीके की चुनौतियां हैं, जिस प्रकार के हमारे बॉर्डरिंग एरियाज के ऊपर थ्रेट है, उसके ऊपर साहब अरबों रुपए खर्च करके भी ये लोग मिलेंगे नहीं जो यहां के बॉर्डर के गांव में बसे हुए हैं। इसलिए इनको यहां टिकाए रखना देश की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, और उस जिम्मेदारी को भी हम आप सारे लोग अपने कंधे पे धारण करते हैं।
मैं एक बार फिर से अपनी हृदय की गहराइयों से इस आयोजन समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इस शानदार कार्यक्रम के लिए शशि जी आप लोगों ने मुझे भी अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बोलो भगवान बद्री विशाल की, केदार बाबा की, मासू महाराज की, यमुना मैया की, गंगा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद।